तो भाई टोक्यो में तो कमाल हमने किया। और बात करें नीरज चोपड़ा की, लाजवाब बात करेंगे नीरज चोपड़ा क्या अपने परफॉर्मेंस को रिपीट कर पाएंगे, लेकिन जफर सर को एक बार फंसाना पड़ेगा, हमारे कैप्टन है टीम के, है ना। और इसके अलावा मैं बता दूं पैनल में अभी आप फिलहाल संजीव राजपूत को देख रहे हैं, जफर इकबाल, ओम प्रकाश को देख रहे हैं, ओम प्रकाश जी, ये तीन पैनल में। इसके अलावा मधुमिता बेस्ट, इसके अलावा बॉक्सिंग एक्सपर्ट और रेसलिंग में भी हम हमारे एक्सपर्ट जो है पैनल में जुड़ेंगे। लेकिन सर आपको तो फंसाना पड़ेगा, आप तो कैप्टन हो, आप ऐसे नहीं बच सकते। ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे या नहीं हराएंगे? मैं तो सर ये देखता हूं, मेरा ना कैसा हो गया है, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है ना, पाकिस्तान को हरा दो, वर्ल्ड कप ना जीतो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वो वाला फैन हूं। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे हॉकी में ऑस्ट्रेलिया को हरा दो भाई, ओलंपिक मेडल मत लाना, ऑस्ट्रेलिया को हरा दो। हराएंगे ऑस्ट्रेलिया को? नहीं हराएंगे। नहीं, वो एटीट्यूड तो मैं नहीं समझता कि वो एटीट्यूड रखना चाहिए। नहीं, ये मेरा फैन एटीट्यूड है, वो फैन मेरा एटीट्यूड फैन है, एटीट्यूड बिल्कुल है। सही कह रहे हैं। मगर अगर क्योंकि 2020 में जो टोक्यो वाला एक साल बाद हुआ था, उसमें हम लोग द ओनली वन मैच वी डिडंट प्ले वेल, तो एटलीस्ट नर्वस हो जाते हैं उनके खिलाफ, नॉट स्टिफ हो जाते हैं। नहीं स्टिफ हॉकी नहीं टाइट है, पकड़ लेते स्टिफ हैं नहीं है वो वीक, यानी पेस के साथ नहीं खेलते हैं। जिस पेस से वो खेलते हैं उसको तोड़ना चाहिए। जिस पेस से वो खेलते हैं हम नहीं तोड़ पाते उसको, इस बार स्लो डाउन नहीं कर। वही मैं कह रहा था कि आपके पास फुलटन है जो काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है, और वो बेल्जियम का भी कोच रह चुका है, एंड बेल्जियम डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया अंडर हिज कोचिंग में। तो मैं यही समझ रहा हूँ कि एटलीस्ट ये जो है टीम, वी शुड नॉट लूज टू देम। ऑस्ट्रेलिया से हारना नहीं है, वो एक माइंड सेट बना के जाना है, और हाउ दे शुड प्ले वो पहले से खेल के जाओ। ऐसा नहीं कि वहाँ जाकर के वो शेर दा पुत्र अब खेल लेंगे, वो सब तो पुरानी बातें हैं। हमारे टाइम में ये एक ही स्लोगन होता था, तो हमने कहा भाई सिर्फ जुनून, एक जुनून था। वो वर्कआउट तो कर जाता था कभी, मगर वो रियल में उसका कोई नहीं है इफेक्ट। मगर मैं वही कहता था कि गेम प्लान जो है वी हैव टू वर्क आउट नाउ। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम, मैं पूछ रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया को अगर आपने हरा दिया ना सर, मुझे ऐसा लगता है कि आपका वैसे ग्रुप ऑफ डेथ कह रहे हैं, और आप इस पूल से जो जाएगा जीत के, मुझे ऐसा लग रहा है वो गोल्ड मेडल भी जीतेगा। जैसे आपने अगर यूरो फुटबॉल देखा था अभी, वो जो स्पेन वाला ग्रुप था, बड़ा टफ ग्रुप था, और सबने कहा था कि इस ग्रुप से ही कोई चैंपियन बनेगा, क्योंकि इस ग्रुप से जो निकलेगा बेस्ट टीम होगी इस यूरो की, और वही हुआ, स्पेन जाके यूरो जीता। हॉकी में भी जो ओलंपिक्स में हमारा ग्रुप दिख रहा है ना, ये ऐसा ग्रुप, टफ ग्रुप है। न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, सबसे कमजोर टीम आयरलैंड, ये भी सरप्राइज करने का मादा रखती। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि सर ऑस्ट्रेलिया को आप अगर हरा के जाते हो ना, तो आप सामने वाले कैंप में मैसेज भेजोगे कि बॉस हमें हल्का नहीं ले सकते, आप नर्वस करोगे सामने वाले को। बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा हूं कि हमारा फोकस जो है, स्पेशल फोकस शुड बी ऑन ऑस्ट्रेलिया, कि जो लास्ट मैच खेलने वी शुड नॉट लूज, बिकॉज लूजिंग यू विल लूज 3 पॉइंट्स। करेक्ट। इफ यू मेक इट 1-1 और ड्रॉ कर लिया तो एटलीस्ट वी विल गेट 1 पॉइंट। वो पॉइंट, क्योंकि वी आर प्लेइंग द लास्ट मैच, साइकोलॉजिकल इज 100 पॉइंट्स। हाँ, यस, और क्योंकि वो लास्ट मैच खेल रहे हैं, विच विल चेंज द पोजीशन ऑफ योर टीम, कि कहां आपको प्लेस कर रहा हो, किससे आपको खेलना है। तो एट दैट टाइम यू विल कम टू नो कि आप किस ग्रुप पे कहां जाके टिकेंगे, किससे खेलेंगे। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दैट पर्टिकुलर मैच। के ऑस्ट्रेलिया से यानी अभी से बना ले कि वी शुड नॉट लूज द गेम। ड्रॉ कर लो, जीत लो, वो तो ऑप्शन रखो, मगर हारना जो है वो आपको ले भी डूबेगा। बिल्कुल ले डूबेगा। बिल्कुल। चलिए अब चलते हैं जरा, जो आजकल हमारे सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, उनका नाम है नीरज चोपड़ा फ्रॉम हरियाणा है, और ओम प्रकाश जी हरियाणा से हैं और तगड़े शॉट पुटर रहे हैं, चैंपियन, ओलंपियन। ओम प्रकाश जी आप भी थ्रोअर हो, शॉट पुटर थे भले ही, लेकिन जैवलिन थ्रोअर का बेसिक जो चीज होती है वो बाकी बहुत सारी चीजें एक जैसी होती हैं। तो एज ए थ्रोअर नीरज चोपड़ा मेडल रिपीट करेगा, 1, और दूसरी चीज कितना बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि 2021 अभी हम बात भी कर रहे थे शो से पहले कि 2020 ओलंपिक्स कहते हैं उसको, लेकिन 2021 में हुआ था। 2021 में और 24 में बड़ा फर्क है उनके और उनके राइवल्स के बीच। आप इस चीज को पूरा हमें जरा बताएं कि क्या चांसेस, नीरज से कितनी उम्मीदें करें? देखो समीप भाई, मैं नीरज को जो है पहली बार मिला था 2015 में, क्योंकि वो और मैं एक ही साथ नेशनल कैंप में थे। ओके। तो मैंने उसकी प्रोग्रेस को बिल्कुल जीरो से देखा है, मतलब जब वो जीरो से तो नहीं कहेंगे, पर उस टाइम वो पहली बार मतलब लाइमलाइट में उस लेवल पे जीरो से शुरू, हाँ, मतलब बिग उस स्टेज पे। तो
मैं उस टाइम जो है नेशनल कैंप में था, और उस टाइम ऐसा कुछ स्पेशल नहीं लगता था, टू बी वेरी फ्रेंकली मैं उसको बात करूं कि भी ऐसा कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड मतलब बनाएगा जूनियर में जाके और फिर वर्ल्ड चैंपियन बनेगा या ओलंपिक्स में जीतेगा। उसकी प्रोग्रेस जो है वो एकदम से स्टीप हुई, और फिर वो कंसिस्टेंट उसने वहाँ पे काफ़ी सालों से आज तक वो कंसिस्टेंट है। तो सबसे बड़ी बात तो उसकी जो है वो कंसिस्टेंसी है। क्या बात, मतलब इतने, आप ये देख लीजिए 2016 में उसने जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 86.48 करके, और अभी 2024 चल रहा है, 8 साल हो गए हैं। बिल्कुल। उसमें भी वो उसकी परफॉर्मेंस जो है वहाँ पे 2-4-5% मतलब 89.94 उसका पर्सनल बेस्ट है। हाँ बिल्कुल। तो वो 2-3 मीटर के बीच में मतलब जो है पिछले 8 सालों से वहीं पे मतलब उसने स्टेबल किया हुआ है। इस दौरान उसको एक इंजरी भी आई है जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस शायद जिस लेवल पे पहुंचनी चाहिए थी वहाँ नहीं पहुंच पाई। उसको एक बड़ी सर्जरी हुई एल्बो की 2019 में। तो पर फिर भी वो अब उसकी कई क्वालिटीज़ है सर। एक तो वो जो बंदा है वो, मैं उसको कोई जानता हूँ, वो जॉइंट फैमिली से आता है, तो उसको एडजस्ट करना आता है। मतलब वो उस चीज़ को अपने दिमाग में ही लेता है, उस जो पॉपुलैरिटी उसकी हुई है, जो उसको फेम मिला है। ये एक्सपीरियंस करो, जॉइंट फैमिली से आता है मतलब वो, मतलब जॉइंट फैमिली में क्या होता है ना सर कि आपको शेयर करना पड़ता है, हाँ, है ना। मतलब आप कभी भी आप अपने आप को हवा में नहीं चढ़ने देते। हवा में नहीं चढ़ने देंगे। आप लाड़ लेते हो, पर मतलब आपको एक लिमिट में रखा जाएगा। हाँ। तो क्योंकि मैं उसकी फैमिली में इन्वॉल्व रहा हूँ। हाँ। तो उसके पिताजी 4 भाई हैं, सारे बच्चे इकट्ठे रहते हैं। हाँ। तो उसके शायद वो चीज़ जो हम कहते हैं ना, वो बड़ा डाउन टू अर्थ है, हम्बल है, तो वो सारा उसके बैकग्राउंड से आया है। उसके मम्मी फादर मतलब किसान है, तो वो चीज़ उसको बड़ा सपोर्ट कर रही है। वो मतलब अभी तक अपने आप को स्टार मानता ही नहीं है। करेक्ट। तो वो हवा में नहीं उड़ा। हाँ, हवा में आज तक उड़ा नहीं है सर। मुझे तो, मैंने तो देखा नहीं है। नहीं उड़ा। अब सर क्या है कि देखो, मेरा जो मानना है कि 3 चीज़ ही किसी आदमी को चैंपियन बनाती है। पहला टैलेंट है, दूसरा हार्डवर्क है, और तीसरे किस्मत है। तो टैलेंट उसके पास है, हार्डवर्क वो कर रहा है, अब उस दिन किस्मत उसके साथ दे रही है। तो ये किस्मत वाली बात बिल्कुल सही है। कितने सक्सेसफुल हो, कुछ भी हो, किस्मत को बहुत। नहीं, बिल्कुल सर। अब मैं आपसे बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, जब शो के बीच में 2021 में जब टोक्यो ओलंपिक्स हो रहा था, तो अगर आप उसकी जर्नी देख, मैंने तो फॉलो की है उसकी जर्नी। अगर 2020 में ओलंपिक हो जाता तो पार्टिसिपेट ही नहीं करता, क्योंकि वो उसकी एल्बो की इंजरी होती है, और उसको वो ओलंपिक्स 1 साल डिले हो गया, तो उसकी एल्बो रिकवर हो गई। किस्मत है ना, किस्मत। और फिर क्या हुआ सर, उस दौर में कम से कम 5 आदमी थे जो 90+ थ्रो कर रहे थे। जोनस वेटर था, एंड्रिस हॉफमैन था जर्मनी का, थॉमस रोलर था, मैग्नस कार्ट था, और ताइपे का एक लड़का था चाओ समथिंग। अच्छा। वो सारे 90+ थ्रो कर रहे थे। और एक केन्या का था यूलिस एगो। यस। तो और वो सारे उस दिन फाइनल में बाहर थे, फाइनल में नहीं थे। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं सर। इस बार जब हम 2024 में जा रहे हैं, तो एक बात जरूर है कि उसके पर एक प्रेशर तो है, क्योंकि 2021 में उसने जब लास्ट सेशन जब इंडिया में लगाया, उसके बाद वो यूरोपियन ट्रेनिंग में गया था, तो मैं उसके सामने था। तो उसकी थ्रो पड़ी थी आई थिंक 82 मीटर के आसपास उसने ट्रेनिंग में थ्रो की थी, और थोड़ा सा डिप्रेस्ड था। तो मेरी उसके पर्सनल बात हुई थी, तो मैंने उसको बोला, देख भाई, मेरा तो एक्सपीरियंस ये है कि अपने प्रोसेस पे बिलीव करो, काम करो। अगर मेडल पे फोकस करोगे तो आप शायद नहीं जीत पाओगे, क्योंकि फिर तो प्रेशर ले जाओगे आप अगर प्रोसेस पे फॉलो करोगे, बिलीव करोगे, तो आप 100% अपना बेस्ट करोगे, और फिर ऊपर वाले की मर्जी भी, आपका उस दिन गोल्ड आए या आप बेस्ट 6 में आए। तो मैंने उसको ये जरूर सलाह दी थी, मुझे आज भी याद है, वो उसको याद होगी या नहीं होगी। तो अब क्या है सर, इस बार जितने भी बंदे हैं, चाहे वो चेक रिपब्लिक से जैकब है, हाँ, मैंने लिखा हुआ, मैंने एथलेटिक्स, एंडरसन पेटर्स है ग्रेनाडा से, हाँ, एंडरसन, कैशनर वॉलकॉट है, मैक्स डेनिंग 19 साल मैक्स डेनिंग जो है वो, हालांकि उसने 19 साल का है, बट सर उसने एक ही बार कंसिस्टेंसी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। हाँ, उसने सिर्फ एक बार 90 पे थ्रो किया, और सेकंड बेस्ट उसका आई थिंक 80 मीटर ही है, 10 मीटर का गैप है। तो पर मुझे लगता है जो मेन कंपटीशन होने वाला है वो जैकब, अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा के बीच में होने वाला है। और जूलियन वेबर भी है, लेकिन 88.37 उनसे आगे है। तीसरा इस साल के जो बेस्ट 4 थ्रो हैं, मैं वो आपको बताता हूँ, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। ओम प्रकाश जी की जब बातें आ रही है ना, अब एथलेटिक्स की वो वाली बातें आ रही है जो अब आपको सुन के बड़ा मजा आ रहा होगा। मैक्स डेनिंग 90.20 इस साल के थ्रोज हैं। जैकब वॉल्डेजी बोलते हैं शायद, 88.65 दूसरा बेस्ट है। जूलियन वेबर 88.37 तीसरा। नीरज चोपड़ा चौथे में 88.36। और एक बहुत बेहतरीन बात ओम जी ने कही थी, और उन्होंने कहा था कि सब बराबरी पे चल रहे हैं इस बार। ये बड़ा दिलचस्प है इस बार, सब 88, 89, 90, 91, 90। और मुश्किल जो होगा वो होगा कि क्योंकि वो
चैंपियन है पिछले ओलंपिक्स का, तो उस प्रेशर को कैसे हैंडल करना है। अगर वो उसको हैंडल कर जाता है तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि उसके पास 88 और 90 मीटर के बीच थ्रो तो आज की डेट में भी है। क्योंकि जिस आदमी ने, आई थिंक अगर ये जो करंट लॉट है इसमें सबसे ज्यादा थ्रो जो 85 प्लस की हैं तो वो नीरज चोपड़ा ने की हैं। आई थिंक मोर देन 35 के आसपास, मैं एक्यूरेट नहीं हूँ, बट इतनी थ्रो उसने की हैं। और बाकी जो सेकंड नंबर पे हैं वो आई थिंक 15 पे हैं। तो उसके पास वो कंसिस्टेंसी है। अगर वो फिट है, अब करंट उसकी सिचुएशन क्या है और वो उस प्रेशर को हैंडल कर जाता है, हालांकि मुझे लगता है कर लेगा वो, क्योंकि उसने 2 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीता है, डायमंड लीग्स में डायमंड लीग फाइनल जीता है उसने, 2 बार एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है, कॉमनवेल्थ गेम जीता है। तो सारे जो मेडल है उसने ऑलरेडी रिपीट कर चुका है। अब ये थोड़ा सा नो डाउट एक थोड़ा प्रेशर एक्स्ट्रा होगा, बट मुझे लगता है अगर वो फिट है तो कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली उसको मेडल जीतने में। जितना आप जान रहे हो, आप तो बिल्कुल फैमिली हो उनकी, साथ आप लोग खेले, फैमिली को जानते हैं, पार्ट ऑफ द फैमिली है नीरज के इंडिविजुअली भी और इनके फैमिली में भी। तो ओम जी, क्या ऐसा तो नहीं, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे की बातों बातों में, जफर भाई, इन्होंने कहा कि सब मेडल जीत चुके हैं, सब मेडल जीतने के बाद भूख जो होती है वो थोड़ी सी खत्म हो जाती है। नीरज का कैरेक्टर ऐसा तो नहीं कि वो भूख को आप कैसे देखते हैं? वो है नहीं सर, मैं तो कह रहा हूँ ना, देखो जो आदमी एशियन गेम्स 2018 में जीता है वो 2023 में फिर जीत रहा है। तो भूख तो 2016 में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है, मैं कह रहा हूँ उसके दिमाग में, मैंने आपको पहले बताया ना कि वो फैमिली बैकग्राउंड उसका ऐसा है। और मैं तो अपनी स्टडी, क्योंकि मैं शायद थोड़ा आजकल एकेडमिक्स में भी पढ़ रहा हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि उसके बारे में क्या हो रहा है मामला। नहीं, ये बात इन्होंने ये कही सही, क्योंकि वो उसके दिमाग में नहीं है, नहीं है उसके में। वो संजीव जी, आप दिमाग भी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वैसे। Yes, आप exactly. बड़े, हाँ, तो उसको वो चाहे वो लकीली गॉड गिफ्टली मतलब उसको फैमिली बैकग्राउंड से मिला है, पर वो उसके दिमाग में नहीं है। वो अपने काम पे फोकस्ड है आज भी, जो उसे करना है। अब आप देखिए ना कि मैं इतना बड़ा स्टार बन गया है वो, बट बहुत कम उसकी जो है एडवर्टाइजमेंट वगैरह, जो कमर्शियल एड वगैरह आती हैं, उसमें टाइम उसने अपना फोन भी खुद नहीं उठाता, अमेरिका में बैठा हुआ है जाके, और एकदम अलग प्रैक्टिस कर रहा है। फोन वो रखता ही नहीं है, फोन उठाता ही नहीं है, मतलब बहुत कम लोगों से वो बोलता है, बात करनी है उसने, मतलब तो आज भी उतना फोकस्ड है। तो मुझे लगता है, और मैं अब कोच भी हूं तो मुझे पता है कि सर अगर कोई एथलीट साइंटिफिकली ट्रेंड है ना, तो मिनिमम 3 ओलंपिक्स तक तो उसकी पीक मेंटेन की जा सकती है। अच्छा, अच्छा, हाँ। तो मैं तो इस बार नहीं, अगली बार भी उसको दावेदार मानता हूं। अब क्योंकि एक और बात सर, उसमें देखो एक लक की और पॉइंट है उसका, कि उसके पास जो अभी कोच है, उसके पास 2 बड़े अच्छे कोच आए हैं। एक गैरी कलवार्ट जो पहले ऑस्ट्रेलियन कोच था, उसने उस आदमी को, जो आदमी 80 मीटर के आसपास थ्रो कर रहा था, उसको 1 सीजन ही ट्रेनिंग करवाई और उसको 86 मीटर से ऊपर ले गया। हालांकि मुझे लगता है वो उसी टाइम जो है 88 प्लस वाला था, बट उसके पास कंपटीशन नहीं मिले उस दौरान उसको। फिर ये जो अभी उसका करंट कोच है, नाम में उसका निकल रहा है मेरे दिमाग से, जर्मन है और वो प्रोफेसर है बेसिकली, तो बायोमैकेनिक्स का एक्सपर्ट है। जबकि जेवलिन कोच नहीं थे, बायोमैकेनिक्स के थे। हाँ, आपने स्टोरी याद। तो सर वो क्या है, वो आदमी आई थिंक 75 ईयर्स का एज है, उसके पास काफी एक्सपीरियंस है। तो वो उसकी ट्रेनिंग को कंट्रोल करता है, साइंटिफिक ट्रेनिंग, मतलब जो होती है किसी भी इवेंट के लिए। तो उसको इंजरी से बचाया है। सबसे बड़ी बात है कि पिछले 4 सालों से वो कोई बड़ी इंजरी में नहीं गया है। उससे पहले एक कोच आए थे हमारे जर्मनी के, जो इसको लेके आए थे, उवे हॉन, उसके असिस्टेंट बन के आए थे। तो उवे हॉन की जो ट्रेनिंग पैटर्न था वो ऐसा था कि वो खुद, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, 104 मीटर थ्रो मारी थी। तो वो जो खुद करते थे वो वही उसने इंप्लीमेंट करवाया। अब नीरज, क्योंकि सर क्या है कि हर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो एथलीट सेंटर्ड होना चाहिए। जो एथलीट इंडिविजुअलाइज है, उसकी बॉडी को क्या उसको एडप्ट कर रही है, नहीं कर रही है। तो उसमें वो इंजर्ड हुई, उसकी इंजरी हुई। परंतु ये बंदा जो है, इसका कोच जो है, मैं नाम उसके निकल रहा है, तो वो आदमी बड़ा गूगल साइंटिस्ट है, मतलब साइंटिस्ट है वो। हाँ, वो बायोमैकेनिक्स का साइंटिस्ट। हाँ, बायोमैकेनिक्स। तो उसको पता है कि कौन सी चीजें कहाँ पे बढ़ानी है और कहाँ पे रोकनी है, जिसका कारण है कि वो कभी अभी पिछले 5 सालों से, जबकि जेवलिन जो है सबसे ज्यादा इंजरी प्रोन इवेंट है सर। अच्छा, हाँ, तो इसलिए फिर जो है ये भी उसको बड़ी मतलब सपोर्ट है। उसका जो फिजियो है ईशान मारवा, वो उसके साथ पिछले 6 साल से काम कर रहा है लगातार। तो एक उनकी टीम बॉन्डिंग बड़ी अच्छी बन गई है। तो मुझे नहीं लगता है, मतलब जो है अभी अगर थोड़ा सा लक फेवर करता है उसको, जो कि करता है, तो इस बार भी कोई प्रॉब्लम ज्यादा होने वाली है। क्लॉस, हाँ, क्लॉस बार्टनेस, ये बायोमैकेनिक्स के एक्सपर्ट है बेसिकली। ये जेवलिन के एक्सपर्ट नहीं थे, बायोमैकेनिक्स के ज्यादा वो हैं। नहीं, बट वो डॉक्टर, वो सारा बायोमैकेनिक्स का काम है ना, सारा बायोमैकेनिक्स। और आपने जो कहा इंजरी वाला, ये एक और बहुत बड़ी चीज है कि अब मैं एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ ओम प्रकाश जी, कि जो हम जर्नलिस्ट के
हम लोग जो खुफियागिरी करते रहते हैं, पता करते रहते हैं, उसमें ये पता चल रहा है 2-3 चीजें जो नीरज के अगेंस्ट जा रही है। जी। एक, वो इंजरी कैरी कर रहे हैं, ये खबरें आ रही हैं, और हमने फेड कप में देखा कि वो हिप में उनको कुछ प्रॉब्लम है और हिप फ्लेक्सर लगा के वो थ्रो कर रहे थे, वो बेल्ट वेल्ट बांध के हिप फ्लेक्सर को सपोर्ट ले रहे थे। 82 मीटर्स मारा, जो कि काफी कम है उनके पर्सनल बेस्ट से भी, और मतलब वो सोकर उठ के भी जैवलिन फेंक देंगे तो 85 मीटर चली जाएगी, वो वहां पे वो कम था। फिर उन्होंने पेरिस डायमंड लीग को छोड़ दिया, कहा कि ये मेरे शेड्यूल में नहीं था, लेकिन कहा यह जा रहा है कि शायद वो फिट नहीं है पूरी तरीके से। और जैसे जैसे ये ओलंपिक पास आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि नीरज ने पीक नहीं किया है इस बार उस तरीके से जिस तरीके से ओलंपिक के पास एक एथलीट को पीक करना चाहिए। तीसरी चीज जो 2021 में बोलते हैं कोविड के टाइम पे जो जितने ये गोरे और टॉप एथलीट्स थे, ये फुल्ली ट्रेंड पूरी तरीके से पके हुए नहीं थे उस समय, क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग ठीक से नहीं की थी। वो एक किस्मत वाली कनेक्शन कि वो नीरज के सपोर्ट में गया। तो ये 3-4 चीजें हैं जो ये कह रही है कि नीरज को इस बार एक इंजरी, पेरिस डायमंड लीग, और पेरिस डायमंड लीग ना खेलना, वो पेरिस में कोई भी कंपटीशन नहीं खेला, सीधा जाके ओलंपिक्स खेलेंगे। तो विराट कोहली ने भी कहा था कि मैं अमेरिका में क्रिकेट नहीं खेलूंगा और मैं जाके अमेरिका में बैटिंग कर लूंगा, गेंद बैट पे लगी नहीं, रन बने नहीं उससे, तो वहां का एक्सपोजर भी नहीं है, सीधा जाके पेरिस में थ्रो करेंगे तो वो भी एक उनके खिलाफ जाता है। तो ये सारे 4-5 पॉइंटर्स हैं जो मेरे दिमाग में, मैं सुन रहा था हर तरफ से, तो मेरे को खटक रही थी, तो मैंने आपके सामने। नहीं सर, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहला पॉइंट आपने जो रखा कि उसको इंजरी हो सकती है, हाँ, मैं इसको दूसरी तरीके से ले रहा हूँ सर। उसका जो कोच है, मैं क्योंकि आप अगर आपको पिछले साल 2022 में जाएं आप, तो उसने वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो है वो सिल्वर मेडल जीता, करेक्ट, और फिर उसने स्किप कर दिया कॉमनवेल्थ गेम्स। अब आप देखिए, अगर कॉमनवेल्थ गेम्स जो है उसमें कंपटीशन कम होता है, बट अवार्ड मनी, पैसे वगैरह और फेम वगैरह उसमें मिलता है, तो वहाँ पे नहीं गया। उसके बाद वो फिर ज्यूरिक में गया वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने के लिए, डायमंड लीग खेलने के लिए। वहाँ पे भी उसने 80 समथिंग 84 6 समथिंग थ्रो करी। फिर नहीं, ये उसने फिर एशियन गेम्स गया सीधा वहाँ से। हाँ, एशियन गेम्स में उसने 88 समथिंग फिर थ्रो किया, करेक्ट, हंगजाओ में। हंगजाओ में। हाँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये उसकी स्ट्रेटजी भी हो सकती है उसकी कोच की। मैं नीरज को तो चलो, नीरज को तो आपका काफी एक्सपीरियंस हो चुका है। हाँ। वो क्योंकि मुझे पता है कि उसको पिकिंग करनी आती है उस बंदे को, और एथलेटिक्स में जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वो कि आप अगर उस दिन आपकी पिकिंग, आप उसमें पिकिंग में हो या नहीं हो। हमारे इंडियन एथलीट्स क्या हो रहा है, जो आप बात कर रहे थे कि परफॉर्मेंस नीचे क्यों आ जाती है, जैसे किशोर जना की नीचे आई। हाँ, तो वो पिकिंग को नहीं समझ पा रहे हैं अभी तक भी। जो कोचेज हैं उनको शायद उतना एक्सपोजर नहीं है, क्योंकि करवाते तो ट्रेनिंग तो कोच नहीं करवानी है, बट वो उसके पास लकी पॉइंट है। मैं इसलिए होपफुल हूं कि उसका जो कोच बड़ा इंटेलिजेंट है, तो मुझे लगता है उसको सही तरीके से संभाल के रखा होगा। कि देखो एज फैक्टर भी हो रहा है, 27 साल का हो गया है, वो 22 साल की जितना यंग नहीं है, तो उसको सही तरीके से संभाल रखा है। अगर वो फिट है, एग्जॉस्ट हो गया तो एग्जॉस्ट तो हुआ नहीं है, वो फिट है तो वो 100% परफॉर्म करेगा सर। 21 में गोरे एथलीट्स हाफ कुक्ड थे, बता रहे नहीं सर, इसमें मैं आपको हाँ, ये बताओ, ये वाला। ये सर 21 में तो उससे ज्यादा कंपटीशन था, लेकिन बता रहे जोहानस वेटर था जो, लेकिन वो बोल रहे थे वो पूरी तरीके से गोरे जो थे डरे हुए थे, घर में घुसे हुए थे, प्रैक्टिस करके नहीं आए थे, उनको साल भर लगा है पीक करने में, और जब से उन्होंने पीक किया है नीरज जीत नहीं पा रहे हैं उस तरीके से। हाँ, उसके बाद से नहीं जीत पा रहे हैं, पर उससे पहले तो नीरज का कोई चांस ही नहीं था। अगर वो लोग अपना परफॉर्म कर पाते, मैंने आपको गिनवाया ना, 6 आदमी थे जो 90+ मार रहे थे। अगर वो लोग जो हैं, और जोहानस वेटर जो था वो तो 15 कंपटीशन से अनबीटन था, और तकरीबन आई थिंक 8 कंपटीशन में 90+ थ्रो की थी। इतनी कंसिस्टेंसी भी थी उसके पास। 90 उसी सेम ईयर उसका 97.48 आई थिंक थ्रो उसने सेम ईयर में, उसी करंट ईयर में, पर उस दिन नहीं था उसका दिन, और उसके बाद तो वो सारे बाहर ही हैं। हाँ, वो बाहर है, लेकिन इस बार वो, क्योंकि ये सारे अच्छे प्रैक्टिस के बाद आए, इस बार क्या चांसेस लग रहे हैं? नीरज का कौन सा कलर है, गोल्ड है या कोई और कलर है इस बार? मुझे तो सर गोल्ड ही लग रहा है। मतलब गोल्ड देखो, दिन उस दिन पर डिपेंड करता है, बट मैं क्योंकि मुझे पता है कोई कंसिस्टेंट है और इतनी ही थ्रो लगने वाली है, 88 89 उतनी थ्रो नीरज किसी दिन भी कर सकता है अगर वो फिट है तो। सबसे बड़ा चैलेंज कौन लग रहा है? मैक्स डेनिंग जो कि इनकंसिस्टेंट है, 90 मीटर फेंक चुके हैं, याकूब वाल्डेज, जूलियन वेबर या एंडरसन पीटर्स, इनमें से सर जमशेद भी आपके? वो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जो खतरा होगा वो होगा जैकब से, जो चेक रिपब्लिक के हैं, चेक का, हाँ। और जो डार्क हॉर्स हैं वो मेरे हिसाब से अरशद नदीम है। अरशद नदीम, क्योंकि अरशद नदीम ने उसका भी पर्सनल बेस्ट 90 मीटर है, बट उसने इस साल एक ही कंपटीशन खेला है, पेरिस डायमंड लीग, उसमें 84 किया है, और वो बेसिकली पावर थ्रोअर है। और पावर थ्रोअर में क्या होता है सर कि अगर एक भी थ्रो उसकी निकल गई
तो वो 90 मीटर जा सकती है। क्योंकि वो जफर भाई बोल रहे हैं, आप बताइए। नहीं, शॉर्ट पुट और इसमें एक चीज जो क्लिक करती है ना कि अगर कोई मसल और पूरा सही निकल गया ये, रिदम आ गया, फिर पूरा रिदम एक ही शॉट में काम हो जाता है, जो नीरज का होता है। हाँ, नहीं, नीरज क्या है सर, नीरज कॉम्बिनेशन है, सही कह रहे हैं, हाँ। उसके पास कोऑर्डिनेशन भी है, उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी, उसका स्पीड भी है और टेक्निक भी है। पर जो मैं बात कर रहा हूँ, जो डार्क हॉर्स में क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि वो जो पाकिस्तान के अरशद नदीम है, वो पिछले साल भी वो भी इंजर्ड रहे हैं। हालांकि पिछले साल उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है वर्ल्ड चैंपियनशिप में, पर इस साल उन्होंने एक ही कंपटीशन पार्टिसिपेट किया है, उसमें 84 किया है। बट वो डार्क हॉर्स इसलिए है क्योंकि वो पावर थ्रोअर है, और पावर थ्रोअर के पास, क्योंकि उसके पास स्ट्रेंथ वाइज वो ज्यादा है नीरज से, तो अगर उसकी बॉडी कोऑर्डिनेट करके सीधा उसके इंप्लीमेंट पे अगर उसको पूरा जोर पड़ गया तो वो फिर वो 90 मीटर ऊपर भी जा सकती है। वो एक इसमें होती है इस थ्रोअर में, जैसे शॉर्ट पुट वाला है ना, अगर उसका कोऑर्डिनेशन आ गया वो तो फेंकता है, तो फिर वो पकड़ नहीं फिर पाता, वो इजी है, फिर वो ऐसा लगता है उसका जोर ही लगा, वो पे 6 के लिए बैठ जाता कि आप मारते रहो जो मारना है उसको भी। तो इसलिए मैं उसको भी खतरा समझता हूँ। अगर आप थ्रोअर हो, आप इस चीज को भी समझते हो। नीरज एक थ्रो करता है, हाथ उठा देता है कि ये गई, और उसके बाद बाकियों में प्रेशर आ जाता है। तो ये प्रेशर नीरज पे भी आ सकता है, अगर वेबर ने या फिर वाल्डेज ने अगर थ्रो किया, लेकिन आ सकता है, लेकिन ये आता हुआ दिखा नहीं है। ये एक अलग माइंडसेट नीरज की दिखी है। एक थ्रो, 2 थ्रो, लास्ट थ्रो में भी एक थ्रो नीरज का ऐसा आता है जो कि चैंपियन बना देता है। क्या नीरज पे वो प्रेशर आता नहीं है जो सामने वाले थ्रोअर का, या नीरज? नहीं सर, अब मैंने आपको बोला ना, उसको 8 साल से तो वो कंसिस्टेंट है वो। हाँ। तो उसने ऐसा नहीं है कि पहली थ्रो में सारे कंपटीशन जीते हैं। नहीं, आप शॉट पुटर हो, सेम थ्रोअर हो जी। सिर्फ इवेंट। आपके साथ के राइवल ने आपके बेस्ट के आसपास फेंक दिया, तो आप पे प्रेशर आता है उससे? 100% आता है सर, 100% आता है। बट अभी मैं वही तो देख रहा हूं, मैं जो उसको फील्ड को देख रहा हूं, उस स्टैट्स को देख रहा हूं, तो कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो पहली थ्रो में नीरज को डरा सकता है, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई भी नहीं है, सब बराबर के लिए किए हैं। तो अगर कोई आदमी मान लो 92 मीटर मार दे, तो फिर हो सकता है प्रेशर, सब पे प्रेशर आ जाएगा। हाँ, फिर नीरज के ऊपर प्रेशर आएगा। पर अगर 88 मीटर ही मार देता है कोई पहली थ्रो, तो मुझे लगता है, क्योंकि नीरज ने वो कई बार 30 बार से ज्यादा उतनी थ्रो कर चुका है वो, है ना, तो नहीं आएगा वो प्रेशर, आप उसको हमें देना पड़ेगा ना। और नीरज ने पिछले 8 साल में, अभी देखो पिछली जो डायमंड लीग में दोहा में उसने अपना सीजन बेस्ट किया है, 88.36 किया है, वो लास्ट थ्रो में किया है उसने, कर लास्ट थ्रो में, हाँ, है ना। तो ऐसा नहीं, उसके पास हर कंपटीशन में अलग अलग तरह का एक्सपीरियंस है। तो मैं तो इस बात पे तो नहीं मान सकता कि भाई वो उसको प्रेशर लेगा। और लकीली बात ये है कि सारे लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई नहीं है उनमें, मतलब बराबर के हैं, सब बराबर के हैं, सारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, बराबर के एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। मतलब उससे मतलब कोई ऐसा नहीं है कि उससे उसकी रेंज से बाहर का। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए यहां पर हम एक रिपोर्ट देख लेते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है नीरज चोपड़ा के चांसेस पर, नीरज चोपड़ा के अब तक के परफॉर्मेंसेस पर, नीरज चोपड़ा के सबसे बड़े राइवल्स। क्योंकि ओम प्रकाश जी ने एक बहुत अच्छी बात की, जितने 5-6 एक्स्ट्राऑर्डिनरी जैवलिन थ्रोअर्स हैं, सब लगभग आसपास हैं। तो कौन इसमें से किसको यहां पर हराएगा, कौन गोल्ड मेडल जीतेगा, इस पर एक स्पेशल रिपोर्ट नीरज चोपड़ा पर फोकस करते हुए आपको दिखाते हैं। भारतीय खेलों में जब ट्रैक एंड फील्ड का इतिहास लिखा जाएगा तो उसे 2 भागों में बांटा जाएगा। पहला नीरज चोपड़ा से पहले का इतिहास, और फिर दूसरा नीरज चोपड़ा के दुनिया में छाने के बाद का इतिहास। टोक्यो ओलंपिक में जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले भारत के इस वीर सपूत का पूरी दुनिया लोहा मानती है। एथलेटिक्स की दुनिया के वो हीरो हैं। नीरज ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कई मेडल्स जीतकर भारत का सिर गर्व से ऊंचा किया है। नीरज चोपड़ा भारतीय खेल इतिहास के सबसे महानतम एथलीटों में शामिल हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए नया इतिहास रचने वाले वो पहले खिलाड़ी बने थे। 2020 में पहला मौका था जब ट्रैक एंड फील्ड में भारत को कोई मेडल मिला था, वो भी गोल्ड मेडल। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक के भाला फेंक इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। फाइनल मुकाबले के पहले थ्रो में नीरज ने 87.03 मीटर भाला फेंका। इसके बाद 87.58 मीटर का भाला फेंका और इसी से उनका गोल्ड मेडल पक्का हो गया। शुरुआती 2 थ्रो में कोई भी दूसरा एथलीट उनके आसपास भी नहीं था। तीसरी कोशिश में नीरज 76.79 मीटर भाला ही फेंक पाए, जबकि उनकी चौथी और 5वीं कोशिश फाउल रही। उन्होंने छठे प्रयास में 84.24 मीटर भाला फेंका, लेकिन इससे पहले उनका स्वर्ण पदक पक्का हो गया था। इससे पहले नीरज ने 2018 राष्ट्रमंडल खेलों
और 2018 एशियाई खेलों में हिस्सा लिया था। दोनों में स्वर्ण पदक जीते, जबकि बाद में ध्वजवाहक भी रहे। इस बार नीरज जब पेरिस में भाला थामेंगे तो उनका लक्ष्य भारत को एक और गोल्ड दिलाने का होगा। इंडिविजुअल गेम्स में उनसे पहले अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में गोल्ड जीता था। टोक्यो के बाद नीरज ने 2022 वर्ल्ड चैंपियनशिप में रजत पदक अपने नाम किया। इसके बाद उन्होंने 2023 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण और 2022 एशियाई खेलों में दूसरा स्वर्ण हासिल किया। चोपड़ा भाला फेंक के भारतीय रिकॉर्ड धारक है। हालांकि 90 मीटर की दूरी नहीं छू पाने की कसर आज भी उनके मन में होगी और यही ओलंपिक में टारगेट भी होगा। तो नीरज चोपड़ा से उम्मीद है और गोल्ड ही यहां पर रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है। और सिर्फ इसमें नहीं, बहुत अमेजिंग, बहुत ही गजब की बात यहां पर की ओम प्रकाश जी ने, जो कि साथ में खेले भी हैं और साथ में कैंप किया है इंडिया के साथ में। बड़े बड़े कॉम्पिटिशन, फैमिली है। ओम प्रकाश जी एथलीट रहे हैं इंडिया के, ओलंपियन 2012, शॉट पुटर हैं, थ्रोइंग एक जैसे इवेंट होते हैं। तो इससे पहले कि मैं फिर से संजीव जी के पास आऊं, जो बड़ी देर से चुप हैं, क्योंकि शूटर्स को आदत होती है चुपचाप शूट करते रहने की, तो आदत पड़ जाती है बहुत चुप रहने की। बड़े स्टूडेंट नहीं होते जो बहुत पढ़ते हैं चुप रहते हैं। संजीव जी कुछ ऐसे ही होते हैं शूटर्स, है ना? नहीं, अभी हाँ। आपके पास आऊंगा, एक छोटा सा सवाल और दाग लेता हूं। पक्का। एथलेटिक्स में नीरज के अलावा और किसी पर है नजर ओम जी? सर अविनाश- नीरज के बाद जो है वो किशोर जैना ही है उस इवेंट में, ये नहीं और कोई इवेंट में? और दूसरा इवेंट जो सबसे क्लोज मुझे लग रहा है वो अविनाश साबले का है, 300 मीटर स्टीपल चेज। अच्छा। ऑन गिवन डे वो कुछ भी कर सकता है। आज उसकी साबले? हाँ, साबले। और साबले के बारे में भी आपको मैं बता दूं, वो भी बड़ा कंसिस्टेंट है। और ये रेस जो है 3000 मीटर जो है, ये टेक्टिकल रेस होती है। अगर आप सही बैच में फंस गए और रेस आपका दिन है, तो ये साबले आज की डेट में मेडल कंटेंडर है 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा। तो दूसरा सर, फिर उसके बाद जो पारुल लड़की है वो भी फाइनल तक तो जा सकती है। इसके अलावा जो हमारे ट्रिपल जंपर हैं, दो अब्दुल्ला अबू बाकर और प्रवीण चित्रावल, हाँ, अगर वो भी 17 प्लस करते हैं, अपना पर्सनल बेस्ट करते हैं, तो वो भी फाइनल में जाएंगे। और इसके अलावा ज्योति याराजी जो यंग सेशन है, हाँ, उसकी 100 मीटर हर्डल फर्स्ट ओलंपिक है, तो मेरे हिसाब से सेमीफाइनल तक तो वो भी सेमीफाइनल देख रहे हैं हाँ, आप मैं ज्योति सोच को? रहा हूँ उसके अच्छा, बारे में। फैंटास्टिक। और शॉटपुट में तेजिंदर पाल सिंह तूर जा रहे हैं, हाँ। तो उनका पर्सनल बेस्ट तो 21.77 है। अगर वो उसको रिपीट कर पाते हैं तो मैं तो उनको फर्स्ट 6 में देख रहा हूँ। अच्छा, अगर उसको रिपीट कर पाते हैं, हालांकि बहुत बड़ी बात इस साल उनकी कंसिस्टेंसी में थोड़ी सी गिरावट है परफॉर्मेंस में, वो तो अब डिपेंड करता है कि उस दिन वो कितने फिट हैं नहीं है। और इसके अलावा वॉकर्स हमारे जो हैं वो वॉकर्स बहुत सारे हैं हमारे 20 हमारे पास 20 5 वॉकर जा रहे हैं 5 वॉकर्स, यस, इस बार ओलंपिक्स में। हाँ। तो पांचों में से सर, क्योंकि ये भी बड़ी टेक्निकल रेस है और इस पे काफी काम किया गया है, एफआई के द्वारा भी बाहर के एक्सपर्ट बुलाए हैं, कोचेस बुलाए हैं, टेक्नीशियन बुलाए हैं। तो और सब फॉरेन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई पोलैंड में है, हाँ। कोई जर्मनी में है, कोई रशिया में है, कोई मतलब कोई इंडिया में है नहीं इस समय एथलीट, इस समय सारे फॉरेन में हैं। जी, और जी। अभी से नहीं, काफी दिनों से लगातार फॉरेन में एक्सपोजर ट्रिप्स मिल रहे हैं, तो एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि अच्छा हाँ, मतलब वॉकर्स भी शायद अच्छा कर सकते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ पहले 10 में भी आ सकते हैं हमारे बिल्कुल। पास वॉकर। चलिए संजीव जी, शूटर्स बड़े चुप रहते हैं वैसे, ये बात तो है, ये आदत बन जाती है शूटिंग करते हाँ, ये करते, शूटिंग की फोकस करते करते आदत बन जाती है, कह सकते हैं। हाँ, घर में प्रॉब्लम तो नहीं होती ऐसे? नहीं सर एक रिले रह गया, बल्कि बेनिफिट ही अच्छा, रिले रह गया। रिले भी हमारी दोनों मेंस और वुमेन्स। मेन टीम्स तो हमारी पिछली बार यूएसए को आपने देखा, बड़ी वायरल हुई थी वीडियो। बिल्कुल। हम यूएसए के साथ टक्कर कर रहे थे। तो अब इस साल कुछ इंजरी कंसर्न्स रहे हैं, तो अगर वो वही बात है, अगर फिट है पूरे तरीके से, तो रिले के भी चांस फाइनल में जाने के रिले के भी रिले पे तो सबकी, और हमारी रिले हमेशा स्ट्रेंथ रही है। जी, जी। रिले टीम, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया। नहीं नहीं, आप करना ही यही है। अरे आपको शूटिंग पे ही बोलना है। जैसे जफर सर ने, कैप्टन है हमारी टीम के, आपके उन्होंने बोला थ्रो का रिदम वाली बात की उन्होंने। हाँ, क्योंकि आप सब एथलीट्स हो, आप सब कैंप में एक साथ रहते हो, ओलंपिक्स में आप एक दूसरे के स्पोर्ट्स खेलते भी हैं, रिक्रिएशन के लिए। आओ भाई आज फुटबॉल खेल लेते हैं, आओ भाई हॉकी खेल लेते हैं। आपने भी हॉकी खेली होगी कभी? मैंने शूटिंग भी किया है। शूटिंग भी की है, लो। क्योंकि शूटर्स मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं, रंजन सौड़ी जी मेरे दोस्त हैं। अच्छा, अभिनव बिंद्रा जी से काफी मुलाकात होती रहती है। देखो वही गोली मैं कह- सही चलाई, ये बस। मैं कह रहा हूँ। नहीं, गोली सही चलाई। हाँ, गोली सही चलाई। वो होता है, हमने देखे ना, कैप्टन सब एक दूसरे के स्पोर्ट्स रिक्रिएशन के लिए संडे को खेल रहे होते हैं। नहीं, कोई हम- हॉकी हम ग्राउंड में लोग- घुसा हुआ है, तो कोई कहीं हॉकी वाले कुछ और वॉलीबॉल खेल रहे हैं जाके, है नहीं, ना? खेलते और देखने में हाँ। इच्छुक बहुत रहते हैं। Correct। ये नहीं अपना गेम नहीं देखेगा, हाँ, दूसरे मगर का। दूसरे का देखेगा। एथलेटिक्स हाँ, इसमें मैं बात करूंगा, आप लोग इस बार ओलंपिक्स में खासतौर कौन कौन से सा? हाँ ओलंपिक विलेज में जाके, हाँ। ओलंपिक्स में जाके देखने में कुछ और मजा आता है। हाँ, ये बात सही है,
जैसे 2012 में मुझे याद है कि मैं 2-3 मैचेस अलग अलग देख के, स्पेशल पासेस मिलते हैं हमें, तो वो लेकर एक्रेडिशन के साथ पास लेकर भी गया था, स्पेशली पूरा मैच देखने के कौन से मैचेस देखे आपने? मैंने 100 मीटर देखी थी। अच्छा, 100 मीटर देखी आपने? हाँ, 100 मीटर छोटी सी थी, बट रियली नहीं, 100 इतना मीटर तो सबसे, क्राउडेड और इतना बढ़िया लगा, मजा आ गया। जफर सर, आपने देखी 100 मीटर? आपने? हाँ, मैं तो एथलेटिक देखता ही हूँ, और 84 में भी। अच्छा, 84 में भी। 84 में जब हम गए थे तो मजा ही पीटी athletics का उषा अलग जब आता है, फाइनल में गई थी, गूज़बम्प आया था ना, तो मैं स्टेडियम, मैंने आपको तो पीटी उषा, हाँ, पर्सनली देखने गया था। और वो तो ऐतिहासिक रेस फ्रैक्शन है ऑफ सेकंड का मामला दो ही था। रेस है ऐतिहासिक, मिल्खा सिंह और पीटी उषा। नहीं, जबकि नहीं, देखिए मिल्खा सिंह तो किसी टैक्टिकल वे में आउट हो गए थे, बट शी ये तो वाज फोटो नॉट। फिनिश। हाँ, वो तो स्टार्टिंग में मिल्खा सिंह ने वो बहुत तेज कर दिया, Correct. और बाद में वो पीछे हो गए थे, एंड फोर्थ आए स्टिल। और तीनों ने ओलंपिक रिकॉर्ड ब्रेक किया। हाँ, और ये ओलंपिक रिकॉर्ड टाइम में फिनिश किया था। चारों ने किया, हाँ, ये नहीं मिल्खा सिंह ने नहीं किया, he मिल्खा ने भी also किया। broke the record। Correct। और ऐसी पीटी उषा का हमें अभी तक अफसोस है हाँ, कि बस वो क्या था कि वो जो फिनिशिंग टच होता मैंने है। दूरदर्शन में सारे वो हाइलाइट्स देखे हैं। आप वहाँ पे ओलंपिक स्टेडियम में देख रहे मैं थे। था स्टेडियम लॉस में। एंजलिस, अगला वही है। 28 में चलेंगे सर, वहीं चलेंगे इस 28 बार में। पीटी उषा जी जो हैं प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट है। तो इस बार वो सारे रिकॉर्ड तोड़वा के गेम्स विलेज में भी हम जो रूम में टीवी लगा होता है ना, तो कोई ना कोई गेम लगा के ही बैठ जाते हैं, क्योंकि हम खाली टाइम भी होता है ना, तो वो गेम ही देख रहे होते हैं। नहीं, और दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि एथलेटिक्स में बहुत बूस्ट हुआ है। हाँ। और उसकी वजह ये है कि एथलेटिक फेडरेशन का प्रेसिडेंट एक खिलाड़ी है, अच्छा, सुमारी वाला। हाँ, वो एक टीम में हमारे साथ गया था खेलने। 100 मीटर के फास्टेस्ट है, और कई साल चैंपियन रहे हैं। बिल्कुल। तो उसका जो माइंड सेट है वो ये था कि हाउ टू डेवलप एनी दिस स्पोर्ट्स। उसमें इतने सारे इवेंट्स होते हैं, एंड ही इज फोकसिंग सो मच कि ये इतना उछाल आया है कि इतने लोग ओलंपिक में क्वालिफाई कर गए, और क्वालिफाई जब कर गए कि जब कंपटीशन का लेवल बढ़ता जा रहा है और हम लोग भी बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। दैट मेक्स ए लॉट ऑफ डिफरेंस। बिल्कुल। भाई आप इतना हाई लेवल पे सडनली उस लेवल पे आ गए, हाँ। तो वो एक चीज वो मायने रखता है कि जहां हम लोग उस जमाने में नहीं पहुंच पाते थे, और जमाना तेजी से भाग रहा है, और आप भी उसके ऐसे भागे कि आप उनके लेवल पे आ गए और कॉम्पीट कर रहे हैं ओलंपिक्स में। और बिल्कुल, और जफर सर, ये भी होता है ना कि ओलंपिक्स एक ऐसा कंपटीशन है, या एशियन गेम्स 4 साल में एक बार या 2 साल में आप सब एथलीट्स एक दूसरे से मिल पाते हैं। हॉकी प्लेयर शूटर्स से मिल रहे हैं, शूटर्स एथलीट से मिल रहे हैं, तो ये आप एक दूसरे को पहचानते हैं, जानते हैं, और वो भी एक फील गुड बड़ा फैक्टर होता होगा कि अरे अभिनव बिंद्रा, अरे फलाना, तो नीरज चोपड़ा, हमारी नीरज चोपड़ा बोल रहे हैं, अरे आप हॉकी के। हाँ, तो ये भी एक अलग ओलंपिक हमारी का जो मेला होता है। एक अलग मिसाल रखती है। तो संजीव जी, आप कौन सा देखते थे वैसे? आप कौन सा स्पोर्ट देखते थे टीवी में ज्यादातर? टीवी में मोस्टली मेरा सर फेवरेट हॉकी ही है। अच्छा। जी हाँ, ये क्योंकि 2012 और उससे पहले भी जो 2008 का था, तो 2008 में कॉमनवेल्थ एशियन हुए थे। 2008 में तो हमने क्वालिफाई नहीं किया सर। संदीप नहीं, कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स, हाँ, तो उसमें संदीप सिंह हो गए, सरदारा सिंह हो गए, ये सब सरदारा, हमारे साथ के एक बैच टाइप में थे। तो इवन दो लंच डिनर हमारा साथ में ही होता था, तो बड़ा अच्छा लगता था उनके साथ मिलके बैठ। आज भी वो सब इन टच में हैं, बड़ा अच्छा फील होता है कि हम एक टाइम पे इतना अच्छा देश को रिप्रेजेंट करके ओलंपिक फैमिली, ये फैमिली है, ये एक परिवार है। तो शूटिंग की अगर बात कर रहे थे, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत चुप रहते हैं, तो घर में भी इनको टोका जाता है, भाई इतना चुप मत रहो, शूटिंग रेंज में नहीं हो, घर पर हो, है ना। ये प्रॉब्लम तो संजीव जी आपके साथ होती होगी, क्योंकि नहीं, इसका कुछ बेनिफिट भी रहता है। नहीं, बेनिफिट नहीं, इनसे डरते हैं कि कब गोली चल जाए। गोली चला दे। तो लेकिन ओलंपिक्स की अगर बात करें, बड़े यंगस्टर्स हैं इस बार, वो मैं देख रहा हूँ। क्या मतलब, ठीक है, मनु भाकर को एक एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन है 22 की, बहुत सारे यंग शूटर्स हैं जो इस बार प्रोबेबल्स हैं, प्रोस्पेक्ट्स हैं मेडल के। तो ये इस चीज को कैसे देखते हो आप? जितने भी शूटर्स राइफल क्योंकि मैंने एक चीज, क्वालिफाई हुए हैं, एक चीज मैं आपको टोक दूं, वो ट्रैप शूट था। आप लोग वो जब राज्यवर्धन ने जीता था, राज्यवर्धन वाज 34 आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, ऐसे थे, 34 के थे। और जिसने गोल्ड जीता था वो आज दुबई के किंग है, मोहम्मद अल मखतूम, और वो लाइव देखा था। वो 40 के थे सर, और बॉडी ऐसी जैसे एक एक एब्स निकली हुई है, और ठा 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 शूट कर रहे थे। तो शूटिंग में भी मैंने एक चीज देखा है, वो उस स्पोर्ट्स की तरह है जहां पर आप लेट मैच्योर करते हो, टाइम लगता है। तो लेकिन ये इतने यंगस्टर्स, ये एक नया चेंज देखने को मिल रहा है कि 19, 20, 21, 22, 24, और स्पेशली विमेन शूटर्स, मेन भी बड़े छोटे छोटे हैं, लड़के भी बड़े। सौरभ चौधरी इस बार टीम में नहीं है, लेकिन बड़े अच्छे शूटर वो भी थे जो लेटेस्ट आए हैं।
इसमें बहुत सारे शूटर्स हैं, तो यंग एथलीट्स बहुत, शूटर्स बहुत हैं। हमारे पास जो राइफल पिस्टल सेक्शन में जो यंग जनरेशन आई है, हाँ, उनका एज देखेंगे तो 17 से लेके आई थिंक बिल्कुल सही कह रहे हो। अंजुम जो है वही शायद थोड़ी एज है, अदरवाइज एवरीवन इज इन बिटवीन 5 to 6 इयर्स के गैप में ही है सारे, करेक्ट। जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज भी लगा सकते हैं। पर इनमें से एक दो हैं बच्चे ऐसे जिन्होंने जो सेकंड ओलंपिक्स के लिए जा रहे हैं, ऐश्वर्य प्रताप है जैसे, अंजुम है, फिर उसके बाद इलवनिल है, तो ये सब ऑलरेडी मैच्योरिटी की स्टेज पा चुके हैं और मुझे लगता है अच्छे से प्रेशर हैंडल करके अच्छा प्रदर्शन दे सकते हैं। बिल्कुल। मैं मनु के पेरेंट्स से मैंने बात की थी, वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आप इस- कुछ इसी में पॉइंट बताना। एक बात ऐड करना चाहता था। जी। असल में क्या है सर, जब ट्रेनिंग मेथड्स को पढ़ते हैं, बॉडी की एनाटॉमी पढ़ते हैं, तो है क्या सर, जो साइकोलॉजिकल पीक है ना या स्टेबिलिटी है, वो 32-33 ईयर्स के आसपास आती है। एग्जैक्टली। तो जो हमारी परफॉर्मेंस उस शूटिंग में शायद डिप कर रही है, उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि हमारे बच्चे यंग हैं, और वो क्योंकि ये तैयार शूटिंग नहीं सारा मेंटल स्टफ का काम है, तो हो सकता है वो थोड़ा सा उसको कोप अप करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती होगी, क्योंकि नेचुरली हमारी जो बॉडी है, जो ह्यूमन बॉडी है, वो 100 साल के लिए बनाई है भगवान ने, तो उसमें एक जो स्टेबिलिटी आती है साइकोलॉजिकली, वो 32-33 साल के आसपास आती है। करेक्ट। मैं सर आपकी बात को पूरा एग्री करूंगा। एक स्टडी हुई थी, मैंने उसको देखा था, तो उसमें जो शूटर्स की जो एवरेज मेडल विनिंग एज है दैट इज अबव 34 एंड टिल 39। अच्छा। हाँ, तो इसलिए क्योंकि अब Exactly. क्या हुआ क्योंकि सर, 40 में रीडिंग क्लासेस लग जाते हैं, तो थोड़े आई के नहीं, हम लोग तो बाहरी होकर तो हॉकी खत्म ही हो जाएगी 32 पे। घुटने हिप सब आपका। तो फिर और हर खेल हमारे का पास अलग कुछ मजा है। वर्ल्ड चैंपियन ऐसे भी रहे हैं। हर Warren खेल Buffett- का अलग साइकी है। अब कपिल देव जी जो है आजकल गोल्फ के प्रेसिडेंट हैं, हमारे पास 56 की एज में वर्ल्ड चैंपियन रहे वो हैं। टर्की- वॉरेन पोर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया के। हाँ, अभी एक एक आया एसएसएफ था या उसमें मेरे ख्याल से टर्की के हैं, मुझे देखना चाहिए था, वो मैं भूल गया। ही क्लोज टू 60 इयर्स ओल्ड, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था अभी शूटिंग में, कोई मैं बताऊंगा वो इस शो में। शायद शॉटगन में हो सकता है। शॉटगन शॉटगन में काफी रहता है। शॉटगन में थे, 60-65 ईयर ओल्ड थे, उन्होंने गोल्ड मेडल लिया था और बड़े वर्ल्ड चैंपियन में देख के दंग रह गया था। तो खैर एक चलिए आपको एक बातचीत दिखाता हूं कि कैसे जो होता है, हम तो शूटर्स को देखते हैं, एथलीट्स को देखते हैं, हॉकी प्लेयर्स को देखते हैं, फैमिली को किस तरीके का प्रेशर रहता है और कितना सपोर्ट फैमिली करती है कि ये खिलाड़ी इस लेवल पर आए। एसोसिएशन, कोचेस तो रहते ही हैं, लेकिन माँ बाप का सपोर्ट पहला सपोर्ट होता है जो मैदान तक लेकर आता है। खिलाड़ी जब छोटा होता है, सबसे पहले अपने डैड को, अपने मॉम को बताता है या बताती है कि मुझे ये खेलना है, और उसको वहां तक लेकर आना, फिर मोटिवेटेड रखना, किस तरीके के एक स्ट्रगल कहूं, या वो स्ट्रगल में ही बड़ा मजा आने लगता है जब आपका बच्चा इतना परफॉर्म करने लगता है, लेकिन कैसे प्रेशर और टेंशन से गुजरते हैं। एक बातचीत मैंने मनु भाकर के पेरेंट्स के साथ की, वो आपको मैं दिखाता हूं फिलहाल। पेरिस ओलंपिक्स 2024 शुरू ही होने वाला है, और शुरुआत से ही एक ऐसी खिलाड़ी है जिस पर हर किसी की नज़र है कि इस बार हिंदुस्तान के लिए वो मेडल जीत कर लाएगी। बड़ी उम्मीदें भी हैं और तैयारी भी है उस खिलाड़ी की। फिलहाल उस खिलाड़ी के फादर हमारे साथ हैं और खिलाड़ी खुद हमारे साथ है। मैं बात कर रहा हूँ मनु भाकर की। आप मिलिए मनु भाकर से और मनु भाकर के फादर से। भाई ये जोक जो था इन्होंने ही दिया था कि जो है इनको मनु की मदर को लोग मनु भाकर समझते हैं। मैंने जोक नहीं किया, सच्चाई है, बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है। वो हमारे झज्जर के और दादरी के पत्रकारों ने कहा। अब सोचो, आप दिल्ली से हो, बाहर से हो, समझ में आता है, भोपाल में समझ में आता है लेकिन दिल्ली मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट में, जादरी में, वो बोलता है। फिर मेरे को आके बोलते हैं मनु भाकर से करा दो। मैंने ये मनु भाकर है। मनु कैसी तैयारी है आपकी? ओलंपिक होने वाला है भैया, बैठिए। क्या ही जवाब दूं। चलो, ये उपाधि देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, ये जोक जो था मनु के फादर ने क्रैक किया था और उन्होंने देखो अब बता भी दिया कि ये सच में ऐसा होता है, और वाकई में आप मनु जैसी दिखती हैं बिल्कुल, इसलिए जो है यहाँ पर हमने आपको इंट्रोड्यूस भी कर दिया। फिलहाल पेरिस अब सामने है और कुछ ही दिनों में इवेंट भी होने वाला है। 3 इवेंट में मनु पार्टिसिपेट भी कर रही है। आप लोगों का मैं तो सबसे पहले ये पूछूंगा कि मेंटल स्टेट किस तरीके से, नर्वस हैं, जोश में हैं, किस तरीके से हैं पेरेंट्स?
मैं तो सेलिब्रेशन के मूड में हूँ वाह, अच्छा। कि अब की बार हमारी इंडिया टीम बहुत अच्छा करेगी और हम सब बड़े खुशी से सेलिब्रेट करेंगे। मनु की मदर हमारे साथ हैं। तो अब जोक से जरा हम सीरियस मुद्दे की तरफ भी जा रहे हैं। आप किस तरीके से इस समय नर्वसनेस है, क्योंकि 2-3 दिन के अंदर ये इवेंट भी होने वाला है और मनु ने बड़ी कड़क मेहनत इस बार की है ना? तो किस तरीके आपका माइंडसेट में जानना चाहता हूँ, पेरेंट्स किस तरीके से फील करते हैं इतने बड़े इवेंट से पहले, ओलंपिक से पहले पेरेंट्स के माइंड में क्या चल रहा होता है? मैं तो बस अपने आप को मजबूत कर रही हूँ कि मैं थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग माँ बन के ही रहूँ। मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती रहती हूँ, जाप करती रहती हूँ गायत्री मंत्र का, और अच्छा रिजल्ट आए, बस यही मेरी उम्मीद है भगवान से। बिल्कुल। इस बार अगर बात करें मन्नू की तैयारियों की, तो कुछ खास तैयारी कुछ बताइए, किस तरीके की तैयारी हुई है? टोक्यो के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन टोक्यो एक ऐसा पास्ट है जिसने बहुत सबक मन्नू को दिए हैं, आप लोगों को भी दिए हैं, और हम एज फैंस एज जर्नलिस्ट हमने भी बहुत कुछ सीखा, देखा, और हमने देखा है कैसे कम बैक करते हैं स्पोर्ट्समैन। तो पेरिस के लिए क्या खास तैयारी मन्नू की? बस अपना सुबह का रूटीन करके, सुबह उठ के अपना जो भी योगा मेडिटेशन करती है, फिर अपना ब्रेकफास्ट करके निकल जाती है। फिर पूरा टाइम में उसका लंच ले, जैसे पापा हैं तो अभी ये लेके चले जाते हैं, वो ये नहीं होते तो मैं फिर अपनी कैब करके उसका खाना लेके जाती हूँ। फिर शाम को ही मैं घर पे, हम दोनों माँ बेटी इकट्ठे आते हैं 7 बजे। वो सुबह से शाम रेंज पे ही रहती है, वही उसका घर है। यहाँ पे तो सिर्फ सोने के लिए आती है वो। बिल्कुल। और आप मन्नू के साथ पूरे टाइम रहते हैं, क्योंकि आप बहुत ट्रैवल करते हैं, आपसे मैं पूछूंगा, लेकिन आप पूरे समय मन्नू के साथ पूरी ट्रेनिंग में आप उनके साथ रहते हैं, है ना? और इस ट्रेनिंग में अगर आप बात करें तो हमने देखा है कि पेरेंट्स पे भी प्लेयर से ज़्यादा प्रेशर होता है इस पूरी ट्रेनिंग में, खाना बनाने से लेके सुबह सोकर उठाने से सब कुछ, सारी चीज़ें। तो इस तरीके से आप अपने रोल को, कैसा रोल होता है आपका, ज़रा अपने रोल के बारे में बताइए। अभी जैसे मैचेस होते हैं तो फिर मेरी जिम्मेवारी यही होती है कि मुझे अभी मनु मुझे शाम, जैसे दोनों शाम को डिस्कस करते हैं कि सुबह रेंज कितने बजे पहुंचना है, मम्मी उठना है 5:30 उठना है, या फिर इतना हमें रेंज पहुंचना है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं सुबह जल्दी से उठ के अपना तैयार होके फिर मनु को मना, मैं रेडी हो गई हूँ, अभी मैं ज़रा पार्क में जाके योगा मेडिटेशन करती हूँ, तुम तब तक अपना रेडी हो जाओ। तो सब हमारा ही फिर ब्रेकफास्ट करके हम निकल जाते हैं उसके लिए। जब साथ में बाहर रहते हैं तो खाने पीने की फिक्र होती नहीं है, वहीं होटल में या रेंज पे में मिल जाता खाने के लिए। यहाँ पे होती हूँ तब मुझे उसका सुबह से लेके शाम तक खाने का सब देखना होता है कि इसको इतना मैं कुछ खिलाऊँ, इसके अंदर इतनी एनर्जी इसके अंदर बनी रहे ताकि ये थके ना, क्योंकि बच्चा पूरा दिन 10 घंटे 8 घंटे प्रैक्टिस करेगा तो बहुत ज़्यादा थक जाता है। तो उसकी थकावट को दूर करने के लिए उसके खाने का मैं करती रहती हूँ, अभी इसको क्या देना मुझे, अभी इसको क्या देना है करके। बिल्कुल, क्योंकि हमें ये पता है एक चीज़ की प्रेशर स्पोर्ट्समैन पे भी बहुत होता है। और टोक्यो से लेकर अगर सर बात करें हम पेरिस तक, तो मन्नू में क्या मेजर चेंज आपने देखा है? मनु एक तो क्या है कि टोक्यो में वो टीनेज थी, 17 साल की थी, अभी वो थोड़ा सा ग्रोन अप हो गई है, 21 साल की, 22 साल के करीब की हो गई है। तो सी स्टार्टेड इमोशनल कंट्रोल करना, एंगर कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें उसने, मेडिटेशन थोड़ा लॉन्गर करना,